ओके सो गुड इवनिंग, कंटिन्यू करते हैं। तो कहाँ तक किए थे लास्ट क्लास में हम लोग? कहाँ गया? बताओ जिन लोगों ने ट्राई किया है। तो इसमें आई थिंक 18 वाला कर रहे थे। 18 में क्या क्या रह गया ये बताओ। ये 18 क्वेश्चन पेपर, इसमें कुछ रह गया है? क्योंकि मुझे एक बार आप जो क्वेश्चंस रह गए होंगे, मान लो मुझसे भी नहीं हुआ होगा, तो मैं ट्राई करके फिर बार डिस्कस करूंगा। तो बता दो क्या क्या है, देन अगला पेपर डिस्कस करेंगे हम लोग। जो लोग ट्राई करके आए सीधे सीधे डाउट डिस्कस कर सकते हैं हम लोग। तो कैसे करना है बताओ। 39 40 है ना। क्योंकि इससे क्या आपको भी थोड़ा बहुत सीखने को मिलेगा, मुझे भी सीखने को मिलेगा, ये चीज है। लेकिन आप जो ट्राई करेंगे ये चीजें हैं तो उनका होगा ही। 39 40 क्वेश्चन कौन सा है? ये तो 39 दिख रहा है। 17 नंबर सर। अच्छा 17 नंबर। अच्छा ये हाँ इसका रह गया ना 17। और कौन सा रह गया? मतलब ये इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कर पाए कि नहीं? सर लगभग 19 20 नहीं हुए। अच्छा तो ये लोग क्या कहते हैं इनका अगर हम देखें, तो हम लोगों ने ये देखा था यहाँ पे लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे कि एक गोल्फ क्लब में एम मेंबर्स हैं जिसका सीरियल नंबर 1 से एम था, ठीक है। अगर मेंबर्स विद सीरियल नंबर आई एन जे फ्रेंड है तो इसका मतलब ए आई जे ए जे आई 1 होगा, अदरवाइज 0 होगा। तो बाई कन्वेंशन ठीक है, ए आई आई 0 है, ठीक था। अब ए के ये रेफर कर रहा है कि आई जे एंट्री जो है पावर, ओके। अब बता रहा है 9th ए 9 आई जे। सो अगर इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली नहीं, अगर लॉजिकली या मान लो कुछ एप्लीकेशन बेस्ड सोचे तो क्या मीनिंग हो सकता है कि जैसे मान लो ए का फ्रेंड आई का फ्रेंड जे है, जे का फ्रेंड के है। सो उस तरीके से अगर तुम देखो तो ट्रांजिटिविटी यहाँ वर्क करेगी। ओके तो वो डिपेंड करेगा मैट्रिक्स प्रोडक्ट से। सपोज इट इज गिवन दैट a9 ij जो है वो पॉजिटिव है फॉर ऑल पेयर ij। तो मतलब जो a की पावर 9 की ईच एंट्रीज पॉजिटिव है, ये कहना चाह रहा, ईच एंट्रीज पॉजिटिव है वेयर ij 1 से m तक है। तो मतलब जो a की पावर 9 मैट्रिक्स है उसकी एक भी एंट्री 0 नहीं है, ये मतलब है ना। a की पावर 9 मैट्रिक्स होगी उसकी ऑल एंट्रीज आर पॉजिटिव, मतलब एक भी एंट्री 0 नहीं है, इवन डायगोनल वाला भी। तो फिर एक और कंडीशन है कि a स्क्वायर 1 2 पॉजिटिव है। तो a स्क्वायर 1 2 पॉजिटिव है, तो ये कैसे मिलेगा, स्क्वायर कैसे निकालते हो तुम लोग? तो एक तो तरीका ये है, सो a स्क्वायर देखो, a स्क्वायर 1 2 पॉजिटिव है ना, तो a स्क्वायर मैट्रिक्स क्या मतलब है, a इंटू ए। अब जो भी एंट्री देखो, तो इसके जो अगर मैट्रिक्स मान लो ये बनता है, a को तुम अगर a से मल्टीप्लाई करते हो, ये m क्रॉस m है और ये m क्रॉस m है, तो यहाँ एंट्रीज मान लो a i j और यहाँ a j k। सो तुम्हें पता होगा कि इसकी जो एंट्रीज आती हैं, जो नया मैट्रिक्स बनेगा m क्रॉस m, इसके एलिमेंट्स कैसे होते हैं, व्हेन यू मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस। सो इसके एलिमेंट का जनरल फॉर्म क्या होता है, मैं अगर ऐसा बोलूं कि मान लो ये c टाइम आई जे जे के का, ना, ताकि प्रोडक्ट डिफाइंड हो। सो आई के होगा, तो सी आई के की वैल्यू क्या होती है इसके टर्म में, कैसे लिखते हो तुम लोग? मतलब ये जो एंट्री है इसके टर्म्स में कैसे आता है? तो मैट्रिक्स प्रोडक्ट पता है ना, मैट्रिक्स से प्रोडक्ट कैसे करते हैं? इन दोनों का प्रोडक्ट हाँ कैसे होता है, जनरल जनरल फॉर्म क्या है?
नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि तुम्हें पता है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तुम लोग जानते हो, हाउ डू यू डिफाइन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे a इंटू बी का डेफिनेशन क्या है, कैसे आप a इंटू बी निकालते हो? आपने पढ़ा होगा जैसे A मैट्रिक्स है ए आई जे एम क्रॉस एन, और ये जो हमारा मैट्रिक्स है बी जे के लेता हूँ एन क्रॉस पी। सो ये जो नया मैट्रिक्स बनता है ये बनेगा एम क्रॉस पी। मान लो इसका एलिमेंट है सी आई के होगा ये, ठीक है ना, या ए के और यहाँ के जे कर सकता था मैं, तो उस तरह से यहाँ कई बार तुमने बुक में रहता है ए के और फिर के जे, इंडेक्स लिया आई, तो इंडेक्स तो वो है डमी वेरिएबल है आई के जे, तो यहाँ हो जाएगा आई जे। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ ये सी आई जे ए आई के और बी के जे में क्या रिलेशन है? जिनको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का डेफिनेशन पता होगा वो इजीली बता पाएगा। कहीं भी तुम देख लो जहां मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा, इवन क्लास 11 12 के एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है कि आप कैसे सीआईजे डिसाइड करते हो, आप डेफिनेशन क्या है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का, तो वही वहां पे रूल यूज हो जाएगा। हाँ समीशन लगा के ए आई के डॉट, यस, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। सो यहां ये होता है समेशन ए आई के इंटू बी के जे एंड के फ्रॉम 1 टू m, ये चीज है। अब समझो, सो इसको खोलोगे तो कुछ ऐसा होगा ए आई वन बी वन जे ए आई टू बी टू जे डॉट 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 ए आई एम बी एम जे। अब क्वेश्चन ये है कि हमारे पास ईच, तो ये a इंटू बी के लिए काम कर रहा हूं, सेम काम मैं a इंटू ए के लिए कर सकता हूं, तो यहां पे आ जाओ। मान लो अगर मैं a इंटू ए कर रहा होता, समझ रहे हो ना, चलो a इंटू बी के लिए सोचो, तो ईच ए आई से या तो 0 या 1 है, ईच बी आई से या तो 0 या 1 है, जो इनिशियली कह रहा है, अगर वो फ्रेंड है तो 1 है, फ्रेंड नहीं है तो 0 है। अब क्वेश्चन में ये है, हमें बता रखा है कि a स्क्वायर 1 2 पॉजिटिव है, ये बता रखा है ना, तो इसका क्या मतलब है? मैं अगर इसके टर्म में लिखना चाहूं तो इसका मतलब हुआ, मतलब b को भी a मान लो, ठीक है ना, अभी तुम a इज इक्वल टू बी लेके चलो, क्योंकि हम लोग a स्क्वायर की बात कर रहे हैं ना, तो b और a सेम लेके चलो, तो ये C12 का डेफिनेशन क्या होगा बताओ? ये a स्क्वायर है, a भी मतलब a स्क्वायर की बात कर रहा हूं मैं, a स्क्वायर क्यों? क्योंकि a भी इक्वल मान लिया मैंने, क्योंकि हमारे केस में a भी इक्वल है ना, मतलब a इंटू a करना चाह रहा हूं मैं, यहाँ इसकी बात कर रहा हूं मैं। समीशन हाँ, तो मतलब C12 को मैं क्या लिख सकता हूं? समीशन ऑफ, हाँ ये, यस, तो ये बनेगा समेशन ऑफ, तो मैं बोल रहा हूँ a इंटू ए की बात करो तो यहाँ a आ जाएगी, a स्क्वायर की बात करो c रहेगी, तो यहाँ बस b की जगह a आ जाएगी, सो ये a चलता रहेगा। a स्क्वायर की अगर बात करूँ तो ये बोलना चाह रहा हूँ, तो a स्क्वायर में तो C12 इज एंट्री इन a स्क्वायर, ये इसकी बात कर रहा हूँ, ये एंट्री एक्चुअली C12 है, जो उनका नोटेशन है वो हमारा नोटेशन ये है, क्या बनेगा a1k bk2 k फ्रॉम 1 टू m, इसको खोलोगे यही बनेगा a11 b कितना 1 2 b12, फिर ऐसे मतलब जहां जहां i है 1 रखो, j को 2 रखो, ये है, सो इससे बन जाएगा a12 b22, ये बनेगा, फिर ऐसे चलता रहेगा a1m bm2, ये चलता रहेगा। अब आपसे ये पूछना चाह रहा है कि ये एंट्री पॉजिटिव है, तो इसका क्या मतलब है बताओ? ये जो प्रोडक्ट है ये पॉजिटिव आएगी, हमें पता है कि ईच ए आई के या ए के जे या तो 0 है या 1 है, तो क्या लगता है ये जो प्रोडक्ट का सम है ये पॉजिटिव कब होगी? जब कोई एक वन होगा, यस, मतलब कोई एक टर्म जो होगा वो पॉजिटिव आ जाएगी, है ना, और मुझे पता है 0 या 1 होना है, तो ऑल टर्म अगर 0 हो गया तो वैल्यू 0 आ जाएगी, लेकिन हमें बता रखा है इन्होंने कि a स्क्वायर 1 2 पॉजिटिव है, तो इसका ये मतलब हुआ कि इस प्रोडक्ट में कम से कम एक टर्म ऐसा है
जो नॉन जीरो है, राइट। मान लो चलो पहले टर्म मान लेता हूं ऐसा नॉन जीरो है, एग्जांपल के लिए कोई भी एक टर्म ले सकते हो, मान लो पहला टर्म नॉन जीरो है। अब ये नॉन जीरो कब होगी? जब सर दोनों ए और बी नॉन जीरो यस, बोथ हैज टू बी नॉन जीरो। अब हमारे पास नॉन जीरो के पास एक ही चॉइस है वन होने की, क्योंकि ईच एंट्री या तो जीरो थी या वन थी, है ना। तो इसका मतलब है कि ये भी वन है और ये भी वन है, ये भी वन है। और अब A11 कब होगा? या हालांकि A11 लिखना थोड़ा वैसा अलग जाएगा, कोई दूसरा एग्जांपल ले लो। हाँ A11 तो 0 दिया। वो तो मैं एग्जांपल ले रहा था, कोई एक टर्म, चलो इस टर्म को ले लो। वो तो मैं जस्ट एक एग्जांपल के लिए कोई टर्म सेलेक्ट करा तो ये कर दिया। हालांकि A11 0 दे रखा है तो इसको नहीं ले सकते। मैं ये कह रहा हूं कि इनमें से एटलीस्ट वन टर्म नॉन जीरो होगा। चलो ये टर्म मान लेते हो, तो हम एक टर्म अज्यूम करना था, ये गलत हो जाएगा। इसको ले लो A1M और BM2। तो ये टर्म नॉन जीरो कब होगी? जब बोथ नॉन जीरो होगी, तो मतलब बोथ की वैल्यू 1 होगी। अब A1M 1 है, इसका क्या मतलब है? क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन क्या है? AM1 भी 1 होगा। नहीं वो तो ठीक है, Aij 1 होने का क्या मतलब क्वेश्चन में बताया है? नाइबर्स है वो, नहीं। फ्रेंड है सो। हाँ फ्रेंड है ना, फ्रेंड है ना। सो A1M 1 कब होगी? नॉन जीरो कब होगी? इसका 1 का फ्रेंड M है, और ये नॉन जीरो कब होगी? जब M का फ्रेंड 2 है। तो इसका क्या मतलब हुआ? दोनों का कॉमन फ्रेंड 1 2 के पास एक कॉमन फ्रेंड M है, तो इनमें कोई एक टर्म तो नॉन जीरो होगा ही। हालांकि ये जीरो है, ये जीरो है तो पता ही है मुझे पहले से, ये जीरो है, ये जीरो, तो ये टर्म नहीं ले सकते। मैं कह रहा हूं कम से कम एक टर्म इसमें नॉन जीरो होगा, कम से कम एक। देयर आर m टर्म्स, तो कोई एक टर्म नॉन जीरो होगा। मान लो यही वाला टर्म है सपोज अभी के लिए, तो एक टर्म यही वाला मान लो नॉन जीरो है, तो इसमें इसके पास एक कॉमन फ्रेंड तो होगा। तो ये जस्टिफाई हो गया कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। तो यहां से क्या जस्टिफाई हुआ? तो यही तुमसे मैं यहां पूछ रहा था। देखो तो मैं तुमसे यहां यही पूछ रहा था कि जो C होगा, तो ये जो मैं पूछ रहा था, सी आई के क्या है? समेशन ओवर ए आई के एंड बी, यहां जो नोटेशन का ए आई जे बी जे के, जे फ्रॉम 1 to m। चूंकि इसने कहा है कि a स्क्वायर 1 to 0, तो मेरे नोटेशन के हिसाब से ये C12 है, जो नोटेशन मैंने लिया ना यहाँ पे। सो ये जो नोटेशन लिया ये C12 एक्चुअली, ये नंबर मेरे नोटेशन के हिसाब से। तो ये फिर से वही चीज है, तुम समझ रहे हो। तो कोई नॉन जीरो होगा कोई एक टर्म, तो A का फ्रेंड M होगा और M का फ्रेंड J होगा। यहाँ पे 1 2 कर दो, तो यहाँ 1 और यहाँ 2 कर दोगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। तो कोई एक टर्म नॉन जीरो होगा तो 1 का फ्रेंड J होगा, J का फ्रेंड 2 होगा। कम से कम एक टर्म तो ऐसा जरूर होगा जो नॉन जीरो है। तो इससे ये पता चल गया कि मेंबर 1 and 2 हैव एटलीस्ट वन फ्रेंड इन कॉमन। तो ये क्या आ गया? ये स्टेटमेंट ट्रू आ गया, ये सही कह रहा है, क्योंकि ये प्रोडक्ट नॉन जीरो तभी आएगा कम से कम एक टर्म नॉन जीरो है। एक टर्म नॉन जीरो मतलब दोनों टर्म 1 हो, दोनों जो वैल्यू का प्रोडक्ट है 1 होगी। 1 होने का मतलब समझ आ गया तुम्हें कि 1 का फ्रेंड M अगर है तो M, M का फ्रेंड और अगर 2 होगा तो देयर इज अ वन फ्रेंड इन कॉमन, ये श्योर है। तो ये ट्रू हो गया, ठीक। ओके, अब यहाँ A413 की बात हो रही है। तो अभी A स्क्वायर हमने डिसाइड किया, ठीक है। 13 की बात हो रही ना, तो A413 0 है, यही बता रखा है तुम्हें कि A413 0 है। अच्छा हमें कहां तक जाना है अब? सो हमें इसकी जरा बात करनी, ये समझ आ गया तुम्हें? सो A स्क्वायर आई पॉजिटिव होगा फॉर ऑल आई, चेक करो जरा। सो A स्क्वायर में डायगोनल एंट्री की बात कर रहा है ये। सो A स्क्वायर में डायगोनल एंट्री की बात कर रहा है। व्हाट अबाउट डायगोनल एंट्री? देखो अगर मैं ये जो मेरा मैट्रिक्स है ये A स्क्वायर, ये मैट्रिक्स बना रखा है मैंने, so इसके डायगोनल एंट्री की बात करो। एग्जांपल के लिए मैं C11 की बात कर लेता हूं अभी के लिए। C11 की डायगोनल एंट्री है, या CI बोल सकते हो आप अगर डायगोनल एंट्री चाहिए तो। जैसे यहाँ CIJ है ना, तो IJ को इक्वल कर दो तो क्या बनेगा ये? तो ये चीज बनेगी प्रोडक्ट
ए आई के बी के जे के फ्रॉम 1 टू एम। इसको खोलो तो वही, अच्छा के जे की जगह आई ही रखना है, क्योंकि हमने मैं यहाँ डायगोनल एलिमेंट कैलकुलेट कर रहा हूं, ठीक है। तो डायगोनल एलिमेंट कैलकुलेट कर रहा हूं तो सी आई आई की बात कर रहा हूं। सी आई आई क्या है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स है मेरा। तो ए आई के बी के आई खोलोगे, जैसे मैं क्या के रख दो में से, सो ए आई वन बी वन आई एंड सो ऑन चलता रहेगा। ए आई टू बी टू आई एंड सो ऑन, लास्ट में होगा ए आई एम बी एम आई, ये चीज है। सो अभी अब देखो क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है क्या ए स्क्वायर मैट्रिक्स की ईच डायगोनल एंट्री 0 होगी, क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है वो। तो बताओ ट्रू या फॉल्स, क्या तुम्हें लग रहा है? सो अभी हमें क्या गिवन था, क्वेश्चन में गिवन था जैसे मैं अगर A11 की बात करूं तो ये A11 B1 1 हो जाएगा, A12 B2 1। सो हमें यहाँ पे सिक्योरिटी किसकी दे रखी है? हमें बता रखा है a की पावर 9 i से पॉजिटिव है, बता रखा है a स्क्वायर 1 2 तो पॉजिटिव है। a स्क्वायर 1 2 पॉजिटिव होने का क्या मतलब था कि कम से कम हमने वहां देखा था ना कि एक टर्म तो पॉजिटिव था, ये देखा था हमने। ओके, कम से कम एक टर्म तो पॉजिटिव था। कौन सा टर्म पॉजिटिव था? शुरू में देख रहे थे यहाँ पे हम C12 के लिए कि कम से कम एक टर्म तो पॉजिटिव था। फॉर एग्जांपल जैसे A1m BM2। सो थिंक अबाउट दिस, बताओ क्या लगता है ईच टर्म 0 होगा? हमारा बी ऑप्शन यही बोल रहा है ना, दूसरा स्टेटमेंट कि a स्क्वायर आई आई अच्छा पॉजिटिव होगा, सॉरी a स्क्वायर आई आई पॉजिटिव फॉर ऑल नॉट 0 है ना। ये पूछ रहा है a स्क्वायर आई आई इज पॉजिटिव, मतलब जो डायगोनल एंट्रीज हैं ए स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या वो ऑल पॉजिटिव होंगी या कोई 0 भी हो सकता है? देख के बताओ, या 0 हो सकता है, चेक करो। सर ऑल पॉजिटिव होगी। कैसे? सर आई का m 1 के साथ m का कोई कॉमन फ्रेंड था सर, 1 और 2 का कोई कॉमन फ्रेंड था। हाँ, 1 का एक फ्रेंड कॉमन है 2 के साथ ना। ओके यस सर। सो हमने वहां क्या देखा था कि आई का 1 का एक फ्रेंड था, 1 और 2 में एक कॉमन फ्रेंड था ना। तो 1 और 2 में एक कॉमन फ्रेंड था। सिमिलरली अगर मैं सोचता सो यहाँ पे है ना, इनिशियली जो हमें डेटा था उसके हिसाब से, और चूंकि ए आई जे 1 है तो ए जे आई भी 1 ही होगा, ये चीज है। तो तुम अगर यहाँ एक चीज नोटिस करोगे तो हर टर्म ऐसे ही है। देखो जैसे ए आई वन बी आई वन, मतलब बी क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि मैं तो ए स्क्वायर की बात कर रहा था। सो बी लिखने का मतलब ही नहीं है ना, फिर से ए लिख दो, क्योंकि ए स्क्वायर की बात करें ना हम लोग, तो ये चीज है। तो बी लिखने का मतलब नहीं, तो ए आई के बी के ए आई के और ए के आई। तो जबकि तुम्हें पता है ना कि ए आई जे और बी ए आई जे और ए जे आई सेम है दोनों, क्योंकि आई का फ्रेंड जे, जे का फ्रेंड आई होगा। तो हालांकि ये कुछ ऐसा हो गया, अगर तुम इसको देखो ठीक से, तो ये तो कुछ ऐसा हो गया ना, समेशन ए आई के स्क्वायर आई फ्रॉम 1 टू m, सॉरी के फ्रॉम 1 टू m ना। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं मैं? है ना, क्वेश्चन ने क्या कहा था? क्वेश्चन ने कहा था ना ए आई जे और ए जे आई दोनों इक्वल होगा, चाहे दोनों 0 या दोनों 1, ये चीज है। क्योंकि आई का फ्रेंड जे है तो वैल्यू 1 होगी, आई का फ्रेंड जे नहीं है तो 0 होगी। तो यहाँ कुछ ऐसा हो गया ए आई के स्क्वायर। अब तुमने ये देखा था 1 के पास और 2 के पास कोई ना कोई कॉमन फ्रेंड तो है, तो एटलीस्ट वैल्यू पुट करोगे ना तो कम से कम एक टर्म तो यहाँ भी पॉजिटिव आएगी। हाँ, तो कम से कम एक टर्म तो पॉजिटिव आएगी। देख लो बड़ी, तो कम से कम एक टर्म तो पॉजिटिव आएगी।
समझ रहे ना क्या बोल रहा हूँ? जैसे मैं अगर सी आई आई निकाल रहा हूँ तो ये हो गया ए आई वन स्क्वायर ए आई टू स्क्वायर एंड सो ऑन ए आई एम स्क्वायर। ठीक, तो अगर देखो ये सारे नाम पॉजिटिव है तो ये जीरो पता है कब होगा? मैं अगर पूछूं कि डायगोनल एंट्री जीरो हो जाएगी, बताओ दिस इज इक्वल टू जीरो मींस व्हाट? all are zero. हाँ, ऑल ईच टर्म हैज टू बी जीरो। और अगर ईच टर्म जीरो हो गया इसका मतलब है कि आई के पास कोई फ्रेंड नहीं है, मतलब उस रो के सारे एलिमेंट जीरो है एक्चुअली, ith रो के ऑल एलिमेंट जीरो है। और अगर ऐसा होगा तो जो नाइन्थ हमें यहाँ एक इन्फॉर्मेशन दे रखा है ना, यहाँ जो दे रखा है, एक तो ये पॉजिटिव था, यहाँ देखा था हमने कि 1 2 में एक कॉमन है, 1 के पास एक फ्रेंड है जो 2 के पास भी है। अच्छा यहाँ देखो, अच्छा ये वाला A9 IJ पॉजिटिव है फॉर ऑल पेयर ऑफ IJ, ऑल पेयर, तो मतलब IJ तुम कुछ भी A9 में ऑल एंट्रीज आर पॉजिटिव। तो अगर मान लो जैसे मैं कह रहा हूं कि ये सम जीरो हो गया, अगर ये बोल रहा हूं ये सम जीरो हो गया, अगर हम बोलते मान लो कि कोई एक डायगोनल एंट्री जीरो है, मान लो कोई एक, फॉर एग्जांपल A11 C11 है, ये वाला हो गया C11 क्या हमारा A स्क्वायर का एलिमेंट है, तो ये जीरो होने का मतलब ऑल टर्म जीरो, और ऑल टर्म जीरो होने का मतलब अगर मैं बोलूं कि C11 जीरो है, मतलब A स्क्वायर मैट्रिक्स का पहला डायगोनल एलिमेंट जीरो है, इसका मतलब है कि फर्स्ट रो A मैट्रिक्स में जीरो होगी। और अगर A मैट्रिक्स की फर्स्ट रो जीरो हो गई तो A की पावर 9 मैट्रिक्स जो बनेगी उसकी भी फर्स्ट रो जीरो होगी, है ना? चेक करो, क्योंकि वो मल्टीप्लाई होता रहेगा ना सबके साथ, जीरो ही बना देगा सबको। तो जब भी फर्स्ट रो किसी से मल्टीप्लाई करो किसी कॉलम से, क्योंकि ऑल एंट्रीज जीरो है तो कहीं ना कहीं जीरो ही बना देगा, या एटलीस्ट पॉजिटिव नहीं होगा। जो उसने कहा है कि हर एंट्री पॉजिटिव है, तो इसीलिए दिस हैज टू बी पॉजिटिव, क्योंकि A की पावर 9 मैट्रिक्स हमारा पॉजिटिव है, तो इसीलिए ये पॉजिटिव रहेगा। तो ये गारंटी है कि CII इज पॉजिटिव, यस। अदरवाइज ये वाला केस फेल हो जाएगा, है ना? इसने कहा A की पावर 9 मैट्रिक्स की हर एंट्री पॉजिटिव है, तो मतलब ये है कि A में और कोई पर्टिकुलर रो जीरो तो नहीं होगा, मतलब सारी रो जीरो तो नहीं होंगे, वरना ये जीरो हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ तो ओके है, ये रह गया। तो 17 18 हो गया, अब क्या बचा 19। अब 19 में आपको डिसाइड करना है कि M 9 से कम क्यों है, मतलब आपको सोचना है कि M लेस देन इक्वल टू 9 ही होगा क्या, और M मोर देन इक्वल टू 6 ही होगा क्या, ये आपको सोचना है। तो दो पार्ट हमने डिस्कस किए, अब सोचो M के बारे में। तो हमारे पास जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से, है ना, एक तो यही था A स्क्वायर 1 2 पॉजिटिव है, A4 1 3 आई थिंक जीरो है ना, और A9 IJ जो है पॉजिटिव है फॉर ऑल I कॉमा J, ये है। तो A9 A की पावर 9 वाली पॉजिटिव है हर IJ के लिए, और A स्क्वायर वाली पॉजिटिव है, A4 1 3 जीरो है, यही है। A4 1 3 जीरो है, यस। तो आपको इसके बारे में सोचना है कि M लेस देन इक्वल टू 9 होगा, मतलब जो मेंबर्स है वो 9 से कम होंगे, यहाँ है जो मेंबर्स है वो 6 से ज्यादा ही होंगे, एक मिनट सोच रहा था, मैं चार्ज को लगाता हूँ। बोलो भाई। देखो जैसे ट्रू दिखाना है तो प्रूफ करना पड़ता है, जो कि हमने अभी पहले दो स्टेटमेंट को ट्रू दिखाया है, तो उसको हमने प्रूव किया है कि ट्रू है, क्योंकि एग्जाम्पल लेके आप ट्रू नहीं दिखा सकते, एग्जाम्पल से आप गलत दिखा सकते हैं, है ना? सो हमने अभी जो दो स्टेटमेंट प्रूव किए, ट्रू प्रूव किए ना, कि ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, वो हमने प्रूव किया, ये प्रूफ था इसका
कि प्रूव किया है, कैसे ट्रू होगा। अगर किसी स्टेटमेंट को फॉल्स दिखाना है तो कोई एक काउंटर एग्जांपल ले लो। तो जैसे मुझे अगर इसको फॉल्स दिखाना है तो मैं क्या करूंगा, कोई m एक ऐसा दिखा दूंगा लेस देन 6 जिसके लिए अजम्पशन ट्रू हो जाए। अगर इसको मुझे गलत दिखाना है तो m मैं मोर देन 9 ले लूंगा जिसके लिए अजम्पशन ट्रू दिखा दूंगा। और एक एग्जांपल एनफ है गलत कहने के लिए, किसी स्टेटमेंट को फॉल्स कहना है तो वन काउंटर एग्जांपल इज एनफ, ठीक है ना। तो जैसे इसने कहा m लेस देन इक्वल टू 9 है, तो मैं अगर सोचूं कि m बराबर 10 के लिए क्या कोई ऐसी सिचुएशन एग्जिस्ट कर सकती है, m इज इक्वल टू 10 के लिए क्या कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहां पे ये पॉजिटिव हो जाए, ये भी पॉजिटिव हो जाए और ये 0 हो जाए? बोलो क्या कोई ऐसी सिचुएशन है? मतलब कोई एक ऐसा मैट्रिक्स 10 क्रॉस 10 का बना के दिखाओ जिसमें ये सिचुएशन होल्ड कर जाए। बना सकते हैं? सोच के बताओ 10 क्रॉस 10 का। तो अगर मैं कोशिश करूं फॉर एग्जांपल कि a मैं ऐसा बनाऊं, ये 10 क्रॉस 10 का, तो इसने पहले कहा कि कोई किसी का खुद का फ्रेंड तो नहीं हो सकता, तो डायग्राम पे तो 0 ही आएंगे। जो भी 10 क्रॉस 10 मैट्रिक्स बनाओ, मान लो ये रफली इस तरह से, तो डायग्राम पे तो 0 ही होगा। अब तो मुझे क्या दिखाना है? मुझे दिखाना है कि वन से टेन, तो मान लो 1 का फ्रेंड 2 है, 3 है। अच्छा, ऑल एंट्रीज अगर मैं 1 ले लेता हूं तो क्या ये वर्क करेगी? एग्जांपल मान लो बाकी सारी एंट्रीज 1 है, ठीक है ना, ये सब 1 है, इधर जो भी एंट्रीज है सब 1 है, रफली मैं बोल रहा हूं कि एंट्रीज 1 है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या हमारा जंक्शन सेटिस्फाई होगा? a की पावर 1,3 0 नहीं होगा, है ना। बाकी तो हो जाएगी, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि ए स्क्वायर की भी सारी एंट्री पॉजिटिव हो जाएगी ना इसमें। तो यस सर, ए स्क्वायर की, क्योंकि हम अगर फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 9 आ जाएगा, तो ईच एंट्री 9 आ जाएगा एक्चुअली। फर्स्ट रो को अगर मैं सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करता हूं तो एंट्री 8 आएगी, है ना। फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो है सारी एंट्री पॉजिटिव आ गई, और आगे कभी 0 होने की पॉसिबिलिटी ही नहीं है। अगर a³ करूंगा या a4 करता हूं तो a4 में भी सारी एंट्री पॉजिटिव आएंगी, क्योंकि 0 होने की पॉसिबिलिटी तो जब माइनस रहेगा तो माइनस तो है ही नहीं यहाँ पे। थोड़े से मैनिपुलेट कर सकते हैं हम लोग थोड़ा सा, कि क्योंकि ये नहीं होगा सर। सपोज इट, हाँ सर ए को ये एज्यूम करते हो तो ए स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। क्या जूम करते हैं तो सर अभी आपने एज्यूम किया है ए को 10 क्रॉस 10 मैट्रिक्स, हाँ, ए स्क्वायर कहने पे मेरे सबसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। आइडेंटिटी कैसे बनेगी? वो तो 9 फिर 8 8 आएगी, पहले एंट्री 9 आएगी, डायगोनल पे तो 9 आएगी और बाकी 8 आएगी। चेक करो, अगर तुम ए स्क्वायर निकालोगे तो डायगोनल पे 9 आएगी और बाकी एंट्रीज तुम्हारी 8 आएगी। चेक करो एक बार मल्टीप्लाई करके। इसका प्रॉब्लम है ना A413, a की पावर 4 में फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम 0 होने चाहिए, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम 0 होने चाहिए।
যত মালটা পাকবে তত ভালো। হ্যাঁ तो 9 से कम होनी चाहिए ना। ओके, तो मैंने 9 से ज्यादा ले लिया, तो मुझे अगर 9 से ज्यादा एक पॉसिबिलिटी दिखा दिया मैंने तो काम हो जाएगा एक्चुअली। तो पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए अ, 4130 कब कर सकते हैं? मुझे अगर A4130 करना है तो मैं कब कर सकता हूँ? A4130 कब होगा? A413, 413 का मतलब क्या? पावर ना, फोर्थ रो का 13, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम, तो A की पावर 4 में फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम 0 हो जाए, तो ऐसा कब बना सकते हैं हम लोग कि 0 1 अल्टरनेटिव ले ले, तो सोच सकते हैं। तो ऐसा सोचना पड़ेगा 1 0 मान लो ऐसा, ओरिजिनल 0 लेना पड़ेगा, 0 1 0 ऐसा कुछ नहीं, तो A की पावर 4 वाला 0 नहीं बनेगा, तो कैसे? तो मुझे काउंटर एग्जांपल ही बनाना पड़ेगा गलत दिखाने के लिए ना। प्रूफ करना है तो कैसे प्रूफ करेंगे? 9 से कम होगा, तो ईच पर्सन इज लेवल्ड विथ 1 to n। मैट्रिक्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ पे। और अगला है m मोर देन इक्वल टू 6। तो 6 से कम होगा तो क्या होगा इसमें, ये देखना है ना, दो पार्ट बचे हैं। तो इसमें क्या एग्जाम सॉल्यूशन में क्या बोल रहा है? इसका सॉल्यूशन क्या कहता है? जो सॉल्यूशन दे रखा है उसमें क्या बोला है? और ये ट्रू कह रहा है, तो इसके फॉल्स बोलने का रीजन क्या है? क्या वो सफिशिएंट रीजन दे रहा है? ठीक करो, फॉल्स बोलने का उसका रीजन क्या है, क्यों फॉल्स है? अगर वहां देखो उसने ये लिखा है ना कि बस उसने इसका ध्यान रखा है, बाकी का ध्यान नहीं दिया ना। उसने क्या जस्टिफिकेशन है उसका, एक बार देखो। तो इसका जस्टिफिकेशन है कि फॉल्स है इन एक्सट्रीम केस एवरीवन इज अ फ्रेंड विथ एवरीवन एल्स। तो वो तो यही मैट्रिक्स बना रहा है, वो 100 क्रॉस 100 की बात कर रहा है, मान लो एग्जांपल के लिए। इन एक्सट्रीम केसेस एवरीवन इज अ फ्रेंड विथ एवरीवन एल्स एंड देन A9 IJ पॉजिटिव हो जाएगा, सही बात है। लेकिन बाकी केस तो उसने ध्यान ही नहीं दिया, नहीं ध्यान दिया ना, बाकी केस को तो कंसीडर ही नहीं किया, A413 को कंसीडर ही नहीं किया इसने। तो इसका लॉजिक सफिशिएंट तो नहीं है। और लास्ट वाला क्या बोल रहा है? ट्रू है द स्मॉलेस्ट चेन दैट लिंक 1 and 3
स्मॉलेस्ट चेन दैट लिंक 1 and 3 हैज लेंथ 5। जो स्मॉलेस्ट चेन है जिसका लिंक 1 and 3, जो 1 और 3 को लिंक करता है, हैज लेंथ 5, अदरवाइज A413 पॉजिटिव हो जाएगा। नहीं तो A413 क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। सो देयर आर एटलीस्ट 6 मेंबर्स इन द क्लब। वो तो कह रहा है कि अगर तुम यहाँ पे फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को कंसीडर करो और ये नॉन जीरो मतलब जीरो आना चाहिए, तो जीरो कब आ सकता है? 0 1, मतलब मैं तो ये कह रहा था ना अल्टरनेटिव बना के देखो। जैसे अगर मैं ऐसे सोचूं कि जैसे मैं अभी 10 क्रॉस 10 का ही सोच रहा हूँ, सो डायगोनल तो जीरो ही है ना, डायगोनल तो चलो ठीक है जीरो है। अब बाकी का अगर तुम देखोगे ऑल्टरनेट एंट्री चलो 1 और 3 में, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में, लेकिन वो A4 में जाना चाहिए ना। हाँ, A9 भी पॉजिटिव होने चाहिए। प्रोडक्ट करेंगे तो मुझे लग रहा है क्या, जो जस्टिफिकेशन वो सफिशिएंट नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है 19 वाले का कि फॉल्स क्यों है, ये जस्टिफिकेशन करेक्ट नहीं है। 20 का देख लेते हैं, क्योंकि इसमें बाकी केसेस कंसीडर ही नहीं किया इसने जस्ट एक केस कंसीडर किया है। और ट्रू दिस, अगला वाला देख लो 6। अगर ये मोर देन इक्वल टू 6 होगा तो कह रहा है स्मॉलेस्ट चेन दैट लिंक 1 and 3 हैज लेंथ 5। जो 1 और 3 को लिंक कर रहा है, क्यों? अच्छा, पावर 4 है ना, पावर 4 में क्या होगा जब पावर 4 करते हो तुम? सो the smallest chain that link 1 and 3 has length 5, otherwise A413 will be positive. So A413 पॉजिटिव हो जाएगा, अदरवाइज कैसे? इसमें कम से कम एक तो नॉन जीरो होगा रो में, है ना? तो 1 2 में कम से कम एक नॉन जीरो है, जो शुरू में हमने देखा था। ठीक है, अभी ज़्यादा टाइम किल नहीं करते इसमें। कल भी हमने टाइम काफ़ी दिया था, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है मतलब समझने में। इसका सॉल्यूशन भी सफिशिएंट नहीं है। तो हमने इसके दो पार्ट देखे हैं, ठीक है। यहाँ पे 17-18 में आई थिंक ठीक है, 17-18 हमारा जस्टिफिकेशन करेक्ट है। और ये 18-19 में थोड़ा सा कंफ्यूजन है बिकॉज ऑफ, क्योंकि इसका जो लॉजिक है वो सफिशिएंट नहीं है, और ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा। किसी को समझ आ रहा 20 वाला क्या है? ये स्मॉलेस्ट चेन दैट लिंक 1 and 3 हैज लेंथ 5, इसका क्या मतलब? अदरवाइज A413 पॉजिटिव हो जाएगा। तो पर्सन 1 और पर्सन 3 को जो लिंक करती है उसका लेंथ कम से कम 5 होगी। क्यों? जैसे हो सकता है 1 का फ्रेंड 2 है, 2 का फ्रेंड 3 है, तो उस केस में क्या हो जाएगा? जैसे हम देख रहे थे A स्क्वायर में वो आ रहा था, पावर 4 लोगे तो पावर 4 में जाए कहीं ना कहीं एक, मान लो 1, अच्छा इस तरह सोच रहा होगा, पावर 4 जब करने पे तो उस तरह से मल्टीप्लाई होते हैं। जैसे स्क्वायर में क्या देखा था हमने कि 1 का फ्रेंड 2, 2 का 3, इस तरह से, मतलब उस तरह से कुछ होगा। तो इसको अभी के लिए स्किप करो, बहुत टाइम किल नहीं करते, आगे चलते हैं। तो इस पेपर में, पूरे पेपर में क्या क्या क्वेश्चन रह गया? एक तो 19-20 रह गया, ये दो ना, और कुछ रह गया इसमें जिन्होंने ट्राई किया एटलीस्ट? बाकी हो गया है और कुछ बचा है इस पेपर में? देख लो, अगर मैं अगले पेपर पे आऊंगा फिर, अगर ये हो गया है तो। बस 19-20 रहता है, इसको अभी स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बाकी हमने डिस्कस कर ही लिया है, और किसी को कुछ डिस्कस करना हो तो पूछ सकते हो, अदरवाइज क्या करें बताओ? ये तो स्टॉप करें या अगला पेपर करें?